मैं एक वॉर ड्रामा फिल्म बीस्ट्स ऑफ नो नेशन की व्याख्या करने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत पश्चिम अफ्रीका के एक अनिर्दिष्ट देश में होती है, जहां हम 12 साल के एक लड़के अगू को उसके दोस्तों के साथ खेलते हुए देखते हैं। इसके बाद वह एक टेलीविजन का फ्रेम लेकर आता है और एक आदमी को उसे बेचने की पेशकश करता है। इसे वह काल्पनिक टीवी कहता है। वह और उसके दोस्त उस फ्रेम के पीछे तरह तरह की एक्टिंग करते हैं, जैसे कुंग फू और डांस। हालांकि वह आदमी इतनी बेकार चीज खरीदने से मना कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। इससे वह छोटा लड़का निराश हो जाता है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। एगू इसके बाद एक सैनिक के पास जाता है और हमेशा की तरह अपना काल्पनिक टीवी बेचने की कोशिश करता है। किस्मत से सैनिक इसे खरीदने के लिए मान जाता है और बदले में उन्हें खाना देता है। बाद में हमें पता चलता है कि उनका देश युद्ध में है और एगू का गांव एक बफर जोन में है, जिसे शांति सेना द्वारा सुरक्षित किया गया है। उसके पिता पहले एक शिक्षक थे, लेकिन अब वह सेक्टर चीफ हैं और आसपास के इलाकों से आए शरणार्थियों को अपनी जमीन पर रहने की अनुमति देते हैं। इसी बीच उसकी मां घर पर रहती है और एगू तथा उसके भाई बहनों की देखभाल करती है, जिनमें उसका बड़ा भाई और छोटी बहन शामिल हैं। शाम को जब उसका छोटा परिवार रात का खाना खा रहा होता है, तब पिता देखते हैं कि टीवी का फ्रेम गायब है। नतीजतन एगू तुरंत घर से भाग जाता है और सज्जा से बचने के लिए बाहर ही सो जाता है। कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चलता है कि सरकार गिर चुकी है और सेना से जुड़े विद्रोहियों ने देश पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही विद्रोही बल गांव पर हमला करते हैं, कई लोग सुरक्षा के लिए राजधानी की ओर भाग जाते हैं। एगू के पिता भी अपने परिवार को वहां भेजने का फैसला करते हैं, जबकि वह खुद और उनका सबसे बड़ा बेटा पीछे ही रुकते हैं। मां इस फैसले से बहुत नाखुश होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि परिवार अलग हो, लेकिन पिता उसे यह कहकर मना लेते हैं कि उन्हें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। अगले दिन बड़े पैमाने पर निकासी शुरू होती है और कई गांव वाले राजधानी की ओर भागते हैं। एगू के पिता अपनी पत्नी और बच्चों को बस स्टेशन लाते हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां भरी होती हैं और लोग बेहद परेशान होते हैं। ड्राइवर कहता है कि वह सिर्फ महिला और छोटी लड़की को ही ले जा सकता है, इसलिए एगू को पीछे रहना होगा। पिता उससे बहस करते हैं और बड़ी रकम देने की पेशकश करते हैं, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। आखिरकार केवल माँ और छोटी बहन ही चली जाती हैं, जबकि एगू अपने पिता और भाई के साथ पीछे रह जाता है। कुछ दिनों बाद गांव सरकार की सेनाओं और विद्रोहियों के बीच की लड़ाई में फंस जाता है। गोलीबारी के दौरान एगू का परिवार और कुछ अन्य लोग गोलियों से बचते हुए एक शेड के अंदर छिपने में कामयाब हो जाते हैं। दुर्भाग्य से सरकारी सैनिक जल्द ही उनकी छिपने की जगह ढूंढ लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद सैनिक उन पर विद्रोही होने का आरोप लगाते हैं, जिसे एगू के पिता नकार देते हैं। वह कहते हैं कि वह गांव के सेक्टर चीफ हैं और बस वह पीछे रह गए थे ताकि अपनी जमीन की रक्षा कर सकें। दुर्भाग्य से सैनिक उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उन पर दुश्मन के जासूस होने का आरोप लगाते हैं। एगू के पिता को गोली मार दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है, और उनके सबसे बड़े बेटे के साथ भी यही होता है। केवल एगू ही किसी तरह बच पाता है और वह किसी तरह जंगल तक पहुंच जाता है। इसके बाद वह जंगल में अकेला भटकता रहता है। जो भी खाने लायक चीजें मिलती हैं उन्हें खाता है। कुछ दिनों बाद वह गलती से विद्रोहियों के एक घात में फंस जाता है। जैसे ही वह आगे क्या करे यह सोचता है, कोई उसे मारता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह विद्रोही सैनिकों के एक समूह को देखता है, जिनमें ज्यादातर बच्चे और किशोर होते हैं। पता चलता है कि वे एनडीएफ नाम के एक समूह से हैं, जिसका मतलब है नेटिव डिफेंस फोर्सेस। वे एगू को पकड़ लेते हैं और उसे सजा देने का फैसला करते हैं, ये मानते हुए कि वह सरकारी जासूस है। उसकी किस्मत का फैसला करने के लिए वे उसे अपने नेता के पास ले जाते हैं, जिसे कमांडेंट कहा जाता है। जब कमांडेंट पूछता है कि बच्चे को किसने पकड़ा, तो स्ट्रीका नाम का एक गूंगा लड़का इशारे से बताता है कि उसी ने पकड़ा था। इसके बाद कमांडेंट अपने अधीनस्थ 2IC को बुलाता है और पूछता है कि एगू के साथ क्या किया जाना चाहिए। 2IC कहता है कि वह सिर्फ एक बच्चा है और हानि रहित लगता है, लेकिन कमांडेंट असहमत होता है। वह कहता है कि एक छोटा बच्चा भी देखने के लिए आंखें और ट्रिगर दबाने के लिए हाथ रखता है। इसके बाद वह एगू से पूछताछ करता है कि वह कौन है और वहां क्या कर रहा है,
लड़का घबराते हुए बताता है कि कैसे सरकारी सैनिकों ने उसके गांव पर हमला किया और मार दिया उसके परिवार को। यह सुनकर कमांडेंट लड़के के प्रति सहानुभूति दिखाता है और घोषणा करता है कि अब अगू एनडीएफ में शामिल होगा। वह उसे एक सैनिक बनने की ट्रेनिंग देने का वादा करता है ताकि वह अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। बेचारे लड़के के पास अपनी जान बचाने के लिए मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इसके बाद समूह आगे मार्च करना शुरू करता है और एगू को उनके हथियार उठाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वे जल्द ही अपने कैंप पहुंचते हैं और खाना शुरू करते हैं, लेकिन एगू को कुछ भी नहीं देते। जब वह थोड़ा खाना मांगता है तो प्रीचर नाम का एक आदमी उस पर हंसता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वह अभी योद्धा नहीं है। इसके बजाय वह लड़के को खड़े होकर उन्हें सल्यूट करने का आदेश देता है जब तक कि वह खुद उसे रुकने के लिए न कहे। इसी दौरान स्ट्रीका को कमांडेंट के क्वार्टर में बुलाया जाता है, जिसे वह अनिच्छा से मान लेता है। आने वाले कुछ दिनों में एगू और बाकी बच्चों को एनडीएफ में शामिल होने के लिए बेहद क्रूर ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। कमांडेंट उन्हें प्रोपेगेंडा भी देता है, यह दावा करते हुए कि एनडीएफ धीरे धीरे युद्ध जीत रहा है और वे जल्द ही अपने परिवारों से फिर मिलेंगे। लड़कों को जलती हुई लकड़ी से यातना दी जाती है, पीटा जाता है, तेज धार वाले ब्लेड से काटा जाता है और गड्ढों में जिंदा दफन किया जाता है। इस दौरान अगू की स्ट्रीका से गहरी दोस्ती हो जाती है क्योंकि वे सबसे छोटे हैं और उनकी उम्र भी एक ही है। कुछ ट्रेनिंग के बाद वे कैंप छोड़ते हैं और एक सरप्राइज अटैक की योजना बनाते हैं। सरकारी वाहन एक पुल पार कर रहे होते हैं। हमले में वे सभी को मार देते हैं सिवाय एक आदमी के, जो गोलीबारी में बच जाता है। इसके बाद एनडीएफ उसे पकड़ लेता है और यातना देना शुरू करता है। वह आदमी गिड़गिड़ाता है और रोता है, यह दावा करते हुए कि वह सिर्फ एक इंजीनियर है जो पुल की मरम्मत करने आया है। वह उसे छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन कमांडेंट को कोई दया नहीं आती। वह अगू को एक तलवार देता है और उसे उस आदमी को मारने का आदेश देता है। यह बात उस छोटे लड़के को डरा देती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। हालांकि कमांडेंट उसे बहकाने लगता है, यह कहते हुए कि यही आदमी उस समूह का हिस्सा था जिसने उसके परिवार को मारा था। यह सुनकर अगू सारी हिम्मत जुटाता है और उस आदमी के सिर पर वार करता है। इससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अभी भी जिंदा रहता है। इसलिए स्ट्रीका भी इसमें शामिल हो जाता है और दोनों लड़के उस आदमी पर बार बार वार करते हैं जब तक कि आखिरकार उसकी मौत नहीं हो जाती। कमांडेंट एगू के काम से प्रभावित होता है और 2IC को आदेश देता है कि उसे एक बंदूक दी जाए। लड़का उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके किए हुए काम से उसे इतनी घिन आती है कि वह जमीन पर उल्टी कर देता है। अगले दिन वे पास के एक गांव की ओर मार्च करते हैं और वहां कई सरकारी सैनिकों का कत्लेआम कर देते हैं। इसके बाद वे एक रिचुअल करके और नशा लेकर जश्न मनाते हैं। बाद में कमांडेंट आगू को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि वह उससे प्रभावित है उसकी प्रगति से। वह उसे यह भी बताता है कि वे जल्द ही राजधानी की ओर मार्च करने वाले हैं, जहां वह अपनी मां को देख पाएगा। यह बात अगू को उत्साहित कर देती है और कमांडेंट नशा सूंघना शुरू कर देता है। इसके बाद वह बिस्तर पर लेट जाता है और लड़के से कहता है कि वह उसे खुश करे। कुछ समय बाद आगू कमरे से बाहर निकलता है। कमांडेंट द्वारा किए गए हमले के बाद साफ तौर पर परेशान दिखाई देता है। स्ट्रीका तुरंत अपने दोस्त के पास आता है और चुपचाप उसे सांत्वना देता है क्योंकि वह भी इसी तरह की स्थिति से गुजर चुका होता है। अगले दिन आगू कुछ अलग थलग सा लगता है और उसके साथ जो हुआ है उसे समझने में उसे काफी दिक्कत हो रही होती है। ये देखकर प्रीचर उसे खुश करने की कोशिश करता है और उसे कुछ नशा देता है जिससे वह बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। दोपहर में समूह एक गांव में पहुंचता है और वहां के स्थानीय लोगों को डराना शुरू कर देता है। वे एक घर में घुसते हैं और एक महिला और उसकी छोटी बेटी को एक कोने में छिपा हुआ पाते हैं। आगू, जो अभी भी नशे में होता है, उस महिला को गले लगा लेता है और उसे मां कहकर बुलाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ नशे में था और वह उसकी मां नहीं है। इसके बाद वह स्ट्राइका और कुछ लड़कों को देखता है जो उस छोटी लड़की को पीट रहे होते हैं और अंत में उसकी हत्या कर देते हैं। इसी दौरान प्रीचर उस मां के साथ ज्यादती कर रहा होता है। यह दृश्य एगू को इतना घिनौना लगता है कि वह गोली मार देता है उस महिला को उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए। इसके थोड़ी देर बाद कमांडेंट को सुप्रीम कमांडर से एक पत्र मिलता है जिसका नाम गुड ब्लड होता है। पता चलता है कि गुड ब्लड ने समूह को उससे मिलने के लिए विद्रोहियों के मुख्यालय बुलाया है। इसके बाद कमांडेंट अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और उन्हें रवाना होने की तैयारी करने को कहता है। वह खास तौर पर स्ट्रीका और आगू से कहता है कि वे उसके पास ही रहें
क्योंकि वह उनकी परवाह करता है। अगले दिन समूह गुड ब्लड के दफ्तर पहुंचता है। कमांडेंट अपने वरिष्ठ से राजधानी पर हमला करने का आदेश न देने को लेकर अधीर हो जाता है। वह आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन गुड ब्लड उसे बताता है कि उनकी योजनाएं बदल गई हैं और अब वे राजधानी पर हमला नहीं करेंगे। वह यह भी खुलासा करता है कि कमांडेंट को जिस पदोन्नति की उम्मीद थी वह नहीं मिलने वाली है, बल्कि उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसके बजाय 2IC नया नेता होगा और कमांडेंट को उसके अधीन एक स्टाफ पद सौंपा जाएगा। यह सुनकर 2IC गुड ब्लड का धन्यवाद करने की कोशिश करता है, लेकिन कमांडेंट बीच में ही उसे रोक देता है और उसे बाहर जाने का आदेश देता है। शाम को वह अपने समूह को एक वेश्यालय ले जाता है, यह कहते हुए कि वह 2IC की पदोन्नति का जश्न मनाना चाहता है। 2IC अनुमति मांगता है कि वह जा सके ताकि वह जांच कर सके कि बाकी यूनिट्स को देखने के लिए, लेकिन कमांडेंट मना कर देता है। इसके बाद एगू और स्ट्रीका को छोड़कर सभी सैनिक एक एक महिला चुनते हैं और उनके साथ मस्ती करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्ट्रीका सो जाता है, जबकि एगू दिलचस्पी से एक वेट्रेस को देखता रहता है। अचानक दूसरे कमरे से एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। इसके बाद सैनिक 2IC को अंदर लाते हैं, जो गोली लगने से बुरी तरह घायल होता है। पता चलता है कि एक वेश्या ने गलती से बंदूक से खेलते समय उसे गोली मार दी थी। 2IC इसका आरोप कमांडेंट पर लगाता है कि यह उसी की साजिश थी, लेकिन कमांडेंट खुद को निर्दोष दिखाता है। जिस वेश्या ने 2IC को गोली मारी थी वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एगू उसे गोली मार देता है। इसी दौरान वेश्यालय के मालिक को भी स्ट्रीका गोली मार देता है। अगले दृश्य में एगू को नशीले पदार्थ सूंघते हुए दिखाया जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह इसका आदी हो चुका है। इसके बाद वह घायल 2IC को देखने जाता है, जो अपनी आखिरी सांसों में फुसफुसाकर कहता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह सब बेकार था। 2IC की मौत के बाद एगू गुस्से और दुख से भर जाता है। कमांडेंट भी टूटे हुए होने का नाटक करता है और बताता है कि 2IC उसके लिए कितना मायने रखता था। इसके बाद 2IC के लिए एक छोटा सा अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसके दौरान कमांडेंट सुप्रीम कमांडर गुड ब्लड को अपना नया दुश्मन घोषित करता है। वह सैनिकों से कहता है कि गुड ब्लड के आदेशों का इंतजार करना बंद करें और अपने दम पर कार्रवाई शुरू करें। बाद में जब वे आराम कर रहे होते हैं, वे अचानक एक मिसाइल हमले से जाग जाते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान उनके कई सैनिक मारे जाते हैं, जिससे समूह बेहद असुरक्षित हो जाता है। गोलीबारी थमने के बाद समूह वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन स्ट्रीका हिलने डुलने से हिचकिचाता है। एगू उसे देखने जाता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके सीने में गोली लगी है। वह अपने दोस्त को उठाकर ले चलता है, यह उम्मीद करते हुए कि वे उसके जख्मों का इलाज कराने के लिए किसी गांव तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद स्ट्रीका उसकी पीठ पर ही दम तोड़ देता है। एगू उसकी मौत से पूरी तरह टूट जाता है और उसके शरीर पर झुककर चिल्लाने लगता है, उससे जागने की गुहार लगाता है। हालांकि बाकी सैनिक उसे किसी तरह शांत कराते हैं और वहां से ले जाते हैं। इसके बाद समूह के बचे हुए सदस्य एक सोने की खदान में शरण लेते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें सोना मिलेगा जिससे वे सामान खरीद सकें। लेकिन समय के साथ उनका गोला बारूद खत्म हो जाता है, जिससे वे दुश्मन की बढ़ती सेनाओं के खिलाफ अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं। एगू इस स्थिति के बारे में कमांडेंट से बात करता है, लेकिन कमांडेंट उसे बताता है कि वह उसकी कितनी परवाह करता है और उसे अपना बेटा मानता है। फिर वह एगू से कहता है कि वह उसकी देखभाल करे, जैसे एक बेटा अपने पिता की देखभाल करता है। जब वे बात कर रहे होते हैं, तभी प्रीचर आता है और सैनिकों को अपनी पोजीशन छोड़कर यूएन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए उकसाता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वे रुके रहे तो वे या तो भूख से मर जाएंगे या मारे जाएंगे। कमांडेंट उन्हें जाने देने से इनकार कर देता है, यह दावा करते हुए कि वे कुछ ही हफ्तों में मर जाएंगे या कैद कर लिए जाएंगे। वह यह भी कहता है कि अगर वे अपने गांव लौट भी गए तो उनके परिवार उनके युद्ध अपराधों की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इससे उनके बीच एक तीखी बहस छिड़ जाती है और प्रीचर यहाँ तक कि वह कमांडेंट पर बंदूक भी तान देता है। हालांकि कमांडेंट जानता होता है कि अब कोई गोलियां बची नहीं हैं। एगू भी अपनी बंदूक कमांडेंट की ओर तान देता है, जिससे वह खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। अंततः वह उन्हें जाने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि जब वे कहीं बीच में गरीब और भूखे होंगे तब उन्हें इसका पछतावा होगा।
इसके बाद सैनिक वहां से निकल जाते हैं और जब अगू उनके पीछे चलता है तो कमांडेंट उसे दर्द भरी नजरों से देखता है। थोड़ी देर बाद समूह कुछ आधिकारिक यूएन सैनिकों से मिलता है और उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। कुछ दिनों बाद एगू और बाकी कम उम्र के सैनिकों को देश के एक सुरक्षित हिस्से में स्थित एक मिशनरी स्कूल भेज दिया जाता है। हालांकि लंबे युद्ध के कारण एगू को उस शांत माहौल में असहजता महसूस होती है और वह दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता। वह नशे की लत छूटने की पीड़ा झेलता है और अक्सर अपने अतीत के डरावने सपने देखता है। इसी दौरान प्रीचर को भी खुद को ढालने में दिक्कत होती है और वह मानता है कि कमांडेंट सही था। आखिरकार वह स्कूल से भाग जाता है और दोबारा युद्ध में शामिल होने चला जाता है। अंतिम दृश्य में एगू एक स्कूल काउंसलर से बात करता है जो उसे खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करती है। अगू जवाब देता है कि उसने कुछ बहुत भयानक काम किए हैं, लेकिन वह विस्तार से बताने से मना कर देता है। उसे डर होता है कि वह उसे समझ नहीं पाएगी और उसे किसी जानवर की तरह समझेगी। इसलिए वह उसे बताता है कि वह पहले एक अच्छा लड़का हुआ करता था और उसे एक प्यार करने वाले परिवार ने पाला था। इसके बाद फिल्म का अंत होता है जब हम आगू को आखिरकार दूसरे लड़कों के साथ समुद्र में तैरते और खेलते हुए देखते हैं। वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।